अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौधरी लॉ एसोसिएट। आज की वीडियो हमारी काफ़ी अहम है और आजकल तकरीबन जो है सभी की नज़र से ये गुजर भी रही है और सभी के ये जो खास करके जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाले हैं उनके लिए ये एक बड़ी अहम वीडियो है। और इसको आप ज़रूर एक जो है ना स्किप किए बगैर एक नज़र इसको ज़रूर देखना है आपने। तो इसमें जो है आज का वो ये टॉपिक जो है मेन चीज़ ये है कि जो सर्कुलर है ये किस बारे में है। तो ये सर्कुलर है कि जी गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त या मुंतकली पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स की अदायगी के तरीक़ाकार और तरीके से मुतल्लिक़ हदायत में जुज़वी तरमीम है। और वो जुज़वी तरमीम क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसके जो सर्कुलर आया जी वो आया है जी 15 अगस्त को, ठीक है जी, सर्कुलर नंबर 3। इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें वो कह रहे हैं जी कि बोर्ड को जो है वो सेक्शन 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ मसूल हुई जो कि प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने के लिए सेक्शन 236C लगाया गया था। उसके सब सेक्शन 2A 236C का जो सब सेक्शन 2A था उसको कह लें कि उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी की जो है जो फ़रोख्त है वो तस्वर की जानी थी। तो उसमें फर्दर आगे वो जाके क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू रिमूव एनी डिफ़िकल्टी राइजिंग, यानी कि वो पार्ट 2 में इसके कह रहा है कि सेक्शन 2A के नफाज को सर्कुलर नंबर 1 जो कि जुलाई के महीने में आया, ये सर्कुलर नंबर 1 2023 डेटेड 21 जुलाई 2023 उसके लिए आया। और इसमें जो है ना वो कह रहा है अब इसका इतलाक जो है ना लाहौर के दायरा इख्तियार में आने वाले मुकदमात में नहीं होगा। वो ये देखिए ये कह रहा है नॉट अप्लाई इन केसेस फॉलिंग इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। तो जबकि यहाँ पे हमारे सुनने में आ रहा है कि जी लाहौर के लिए ये सेमनी की शर्त ख़त्म कर दी गई, पंजाब के लिए कर दी गई, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि जी इसमें जो है ना लाहौर में तब इतलाक नहीं होगा जबकि जो लोग रिट पिटीशन जो कि ये 52559 नंबर है, ये पिटीशन में जिन लोगों का नाम जो है वो एंटर है, यानी कि जो लोग इस सेक्शन 7E के हवाले से पिछले साल कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट से रिजू किया, तो कोर्ट ने उन सबको इकट्ठा करके इस रिट पिटीशन के तहत एक केस में यानी कि डाल दिया। सभी को एक ही केस में एंटरटेन कर लिया, बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ केसेस को एंटरटेन करते हैं मुख्तलिफ टाइम में। कोर्ट ने अपना टाइम और जो है टैक्स पेयर का टाइम बचाने के लिए सभी को एक रिट पिटीशन में इकट्ठा करके एक ऑर्डर जारी कर दिया। और वो ऑर्डर भी आपको पता ही है कि जिसमें डीम्ड इनकम का उन्होंने तकरीबन 50% का ऑर्डर किया हुआ कि 50% जो है वो पे करें, ठीक है, बाकी जो है वो फर्दर आप वेट करें जो नेक्स्ट ऑर्डर का जो भी ऑर्डर होगा। तो अब वो ये जो FBR ने कहा है वो ये सर्कुलर कह रहा है कि जी जो लोग इस रिट पिटीशन नंबर में शामिल हैं उन लोगों के ऊपर सेक्शन 7E नहीं लगेगा अगर वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं। और कब नहीं लगेगा, तब तक नहीं लगेगा जब तक मौजूद अदालत या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। इसलिए आज से ये कहना गलत होगा कि प्रॉपर्टी सेल करने वाले अफराद इस सर्कुलर के तहत जो हैं वो लाहौर के अंदर जो लाहौर या पंजाब के हैं वो इससे कह लें कि मुस्तस्ना है, वो ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है। फिर पार्ट 3 में वो कह रहा है जी फर्दर जो है वो वेयर एवर एक्सप्रेशन टैक्स ईयर 2022 अपीयरिंग द सर्कुलर नंबर 1, वो उसने क्लैरिफिकेशन की है कि जहाँ पे वो टैक्स ईयर था वो ये वो टैक्स ईयर वही ऑनवर्ड जारी रहेगा, ये है ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद जो है 4 नंबर पे वो कहता है जी इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द कंडीशन रिगार्डिंग के, यानी कि 4 पे वो कह रहा है मज़ीद ये इसमें वाज़ह किया गया कि इन अफराद के लिए सर्टिफिकेट मुतल्लका कमिश्नर से लेने वाली शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। इन अफराद से जो है वो सर्कुलेशन जो है जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वो कमिश्नर से लेने वाली शर्त को ख़त्म कर दिया गया जैसा कि सर्कुलर नंबर 1 में कहा गया था। और उसमें जो है लेकिन उसने ये बात कही है कि जो है आपका जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है जो आपका ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो जो है फ़रोख्त कुरिंदा का प्रॉपर डाटा जो है वो अपने पास महफूज करेगा और इसको चीफ कमिश्नर इन लैंड के साथ शेयर करेगा। ठीक है जी, पहले जो सेस थी वो थी कमिश्नर का जिक्र था, अब कमिश्नर को जो है उन्होंने सेट असाइड कर दिया और चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को कर दिया
कि उसको वो जो है ना, जो उसकी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी होगी, उनको वो जो है ना रिपोर्ट एक मुरतब करके देंगे, और ये रिपोर्ट जो है वो हफ्तावार रिपोर्ट होगी, जो कि सर्कुलर के जारी होने के बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, एक हफ्ते का जो भी है। अब इसमें अगर वो सब हेडिंग फिर एक में कह रहा है जी कि सेक्शन 7 आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट। हाँ, अब वो ये कह रहा है सेक्शन 7 का तलाक सिर्फ रहायशी अफराद पर होगा आगे, यानी कि जैसा कि इसमें वजाहत की गई है कि गैर रहायशी अफराद पर इसका तलाक नहीं होगा, अलबत्ता इसके लिए इनको सबूत फराहम करना होगा। जैसा कि इसी सर्कुलर के एंड पे आप एक देखेंगे फॉर्म है, फॉर्म जो है वो फॉर्म बी के नाम से है, वो भी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है। उसको फिलअप करके उसको देना होगा उस प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त, तब वो गैर रहायशी अफराद को जो है ना छूट हासिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब उसके साथ जो है वो कहता है कि वो करेगा क्या, वो ये करेगा, ये सारा उन्होंने डिटेल बताई हुई है, CNAC, नाइकॉप, POC वगैरह, ये जो भी फॉर्म बी के साथ जो होना अटैच। उसका कहने का मकसद ये है कि फॉर्म बी के साथ जो है ना वो अपने पासपोर्ट की स्कैन शुदा कॉपी लगाएगा, CNAC या नाइकॉप जो भी है उसकी कॉपी लगाएगा, और वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को जमा करवाएगा। फॉर्म बी फिल करने के साथ साथ फॉर्म बी लाजमी होगा, यानी कि पहले फॉर्म ए था, अब फॉर्म बी भी आ चुका है, जमा कराएगा। इसी तरह ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो इस बात की तसल्ली करेगी कि बाकी इसका जो पाकिस्तान में स्टे है वो 183 दिन 183 डेज से कम है कि नहीं है, और ये जो फरोख्त कर रहा है वो टैक्स ईयर 2022 और 2023 में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज़ की तसल्ली जो है वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो करेगी। ठीक है जी। अब इसके बाद वो दूसरे पार्ट 2 में कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7E, यानी कि सेक्शन 7E का तलाक किन पर नहीं होगा। ये आप कह लें कि 4 नंबर जो हेडिंग थी ये इसकी है, जिनको उन्होंने मुस्तस्ना किया है, छूट दी है, वो उसके बारे में। पहला जो मेन इसमें हमारे सामने आ गया वो तो था कि जिन्होंने रिट पिटिशन दायर की हुई है उन लोगों का। दूसरा हमारे पास जो छूट आ गई वो आ गई आपकी गैर रहायशी अफराद की। ठीक है, उसके बाद ओवरसीज जिसको हम ज़्यादातर कहते हैं। उसके बाद जो आगे वो कह रहा है सेक्शन 7 का इतलाक किन पे नहीं होगा, तो ये इसके लिए वो कह रहा है कि जी सबसे पहले जो पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज का शहीद और इसके ज़ेर कफालत रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उन पे भी इतलाक नहीं होगा। फिर वो कहता है जी आप पर्सन हु राइज वायलेंस, फिर वो कहता है शहीद जो कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज या वफाकी सूबाई हुकूमत की ड्यूटी करता हुआ शहीद हो गया, वो भी इससे मुस्तस्ना है। फिर वो कहता है जी वॉर वांटेड, कहता है जंगी जख्मी जो उसके मुसल्लह पाकिस्तान अफवाज का एहलकार हो या वफाकी सूबाई हुकूमत का मुलाजम हो, वो जख्मी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जब सेल होगी तो वो भी सेक्शन 7 से मुस्तस्ना है। इसी तरह फिर वो कहते हैं एनेक्स सर्विसमैन कि एक साबिक या हाजिर ड्यूटी मुसल्लह अफवाज का एहलकार या वफाकी सूबाई हुकूमत का साबिक व हाजिर ड्यूटी मुलाजिम, वो भी इससे मुस्तस्ना होगा। लेकिन साथ ही वो इसके नीचे ये देर फॉर इसका साथ ही वो इसके नीचे एक जो है ना कह लें कि शर्त दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए शर्त यह है कि उनको जो कह लें कि जो प्रॉपर्टी अलाटमेंट है ना वो सरकारी अलाटमेंट से मुस्तनिद है, यानी कि उस सरकारी अलाटमेंट उसकी जो है ना वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर वो सरकारी अलाटमेंट है तो फिर ये इस चीज़ से मुस्तस्ना होंगे। और इसी तरह आगे अगर हम चलें तो वो फिर ये इसका जो पार्ट 3 था 4 नंबर हेडिंग का, वो कहता है इन अफराद को 7 से छूट हासिल होगी जिन्होंने इसी साल प्रॉपर्टी खरीदी और इसी साल में बेच दी। ठीक है जी, ये 236 के आप देख रहे हैं 236 के पेड है, और उनके लिए CNAC पर 236 के का CPR जो है वो भी जारी हो, जमा हुआ हो। यानी कि अब जो बंदा कहता है जी मैंने तो प्रॉपर्टी सेम ईयर में ली, सेम में सेल कर दी, उसका सिर्फ कहने पे नहीं काम होगा, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा कि उसका जो 236 के है वो भी उसने पे किया हुआ है अपने CNAC पे। ऐसा ना हो कि वो किसी इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहा हो और किसी और के CNAC पे ही सारा कुछ हो रहा हो और क्या दावा वो कर रहा हो कि जी मैंने ही सेल किया, मैंने किया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के लिए वो जो ये CPR है, एक कंप्यूटराइज एविडेंस है। इसको जो है वो डिपार्टमेंट जो है या कह लें आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है
वो ऑटोमेटिकली। तो जी हम बात कर रहे थे कि 236 के सेम ईयर में जिसने पे किया होगा और सेम ईयर में ही वो सेल करा प्रॉपर्टी, तो वो इससे मुस्तस्ना हुआ 70 के टैक्स से। लेकिन वो सूरत में जब उसके CNAC पे वो CPR जनरेट हुआ और जमा हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टर के तौर पे बैक एंड पे काम कर रहा था और सेल परचेज जो है वो जब इसकी 70 की बारी आई तो वो कहेगी मैंने सेम ईयर में किया। ऐसा नहीं है, उसके CNAC पर वो मेंशन भी हो रहा हो, क्योंकि ट्रांसफर अथॉरिटी जो है वो इसको CPR एक कंप्यूटर सीधा है, इसको चेक करेगा बकायदा कि उसके CNAC से जारी है कि नहीं है, जमा है कि नहीं है, फिर इसको छूट हासिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वो जो कहता है जी, इसमें जो है ना सारा उसने जो है ना वही चार्ट सारा एक मिसाल बना के उसी को एक छोटा सा मुख्तसर मैंने आपको करके बता दिया कि ये 236 के का पे इसमें वही जिक्र है उसकी। फिर उसने थोड़ी एक मिसाल दे दी, फिर दोबारा उसने दूसरे की मिसाल दे दी। ठीक है, तो अब ये जो है एक कहने के ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर इसको हम वीडियो लंबी हो जाएगी इसको बताने बैठे, लेकिन एक सिर्फ एग्जांपल दिया जो मैंने मुख्तसर सी आपको बता दी है। और आगे पार्ट फिर इसका 4 जो है वो कहता है जी, एक्सक्लूडिंग द फार्म हाउसेज एंड द लैंड नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन एग्रीकल्चर। हाँ जी ठीक हो गया। वो कहते हैं जी फार्म हाउस जो कि ज़रूरी ज़मीन पर वाक़ हैं उन पर भी 70 लागू नहीं होगा। और इस बात की तसल्ली जो है वो प्रॉपर्टी के कागजात से की जा सकती है। आपको पता ही है जब आप ज़रूरी ज़मीन बेचते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जब भी बेचते हैं तो उसकी जो पर जारी होती है उस पर बाकायदा मेंशन होता है कि एग्रीकल्चर लैंड है। तो वो जो है वो उसके ऊपर भी जो है ना एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी ये टैक्स 70 जो है वो लागू नहीं होगा। However, where one or more than one farm house। अच्छा ठीक है जी। फर्दर वो आगे कहता है जी कि ताहम इसमें ये तसल्ली की जाएगी कि एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फार्म हाउसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा एक फार्म हाउस होंगे तो उनके साथ इनकी ट्रीटमेंट ज़रा अलग है। वो क्या ट्रीटमेंट है वो भी हम देखते हैं। वो ये कहता है जी आगे, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स विद द मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट यूज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्स। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले तो ये जो फ़र्क है ना, सबसे पहले ये देख लें। ये है जी 2000 स्क्वायर यार्ड्स और ये है 5000 स्क्वायर फीट। यानी कि वो कहता है कम से कम जो है ना 2000 मुरब्बा गज के रकबे में से, यानी कि यहाँ 2000 मुरब्बा गज के रकबे पर कम से कम 5000 मुरब्बा फिट कवर्ड एरिया के साथ बनाया गया जो मकान है ना, जिसको रहायशी यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसका ये कह रहा है। प्रोवाइडेड डेट वेयर देयर आर मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स इन अ कंपाउंड एंड बशर्ते कि वो यानी कि वो दो कम से कम 2000 मुरब्बा गज का जो रकबा उसके ऊपर 5000 मुरब्बा फीट का कवर्ड एरिया हो जो कि रहायश के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो। सेकंड वो साथ ही ये कहता है बशर्ते जहाँ एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा यूनिट हो और कंपाउंड का औसत रकबा जो है ना वो यानी कि फ़ी जो आपका होगा ना पर फ़ी पार्ट जो है वो 2000 मुरब्बा गज से ज़्यादा ना हो। ऐसे यूनिट से जो है ना वो हर एक से एक 2000 गज से सॉरी ज़्यादा हो, वो जो है वो हर एक दूसरे से अलग समझा जाएगा। यानी कि अगर 3 पार्ट बने हुए हैं तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ये हमारे जो है कह लें कि फार्म हाउसेज हैं। वो अगर 2000 मुरब्बा गज से ऊपर है तो वो अलग अलग ही गिने जाएंगे, वो 3 पार्ट ही तस्वर किए जाएंगे। फिर आगे फर्दर इसी में कहता है जी 5 नंबर पे जाके कि सेक्शन 7 ऑफ द ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी owned by local authority or development authority and builders और डेवलपर। ये ऊपर आपको क्लियर करता जाऊँ कि वो जो फार्म हाउसेज जो आपको बताया है वो फिर ज़रूरी ज़मीन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, उनको फिर एज ए ट्रीट ऐसे ही सेपरेट सेपरेट किया जाएगा, वो सेपरेट यूनिट गिने जाएंगे और उनको जैसे वो ट्रीट अपना उन्होंने जो उनका फार्मूला उसके तहत ही करेंगे। इसके मतलब वो फिर ज़रूरी ज़मीन के हेडिंग के अंदर आपको छूट नहीं मिलेगी। फार्म हाउसेस को फार्म हाउसेस की जो छूट है वो उसी सूरत में मिलेगी जब आप इस रिक्वायरमेंट से नीचे नीचे हैं। फिर अगर 5 पेज बता रहा था जी, सेक्शन 7 ऑफ द ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, वो कहता है ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी की फरोख्त यानी कि जो कि प्रॉपर्टी जो है वो मल्कियत और लोकल अथॉरिटी की या डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उस पर भी सेक्शन 7 लागू नहीं होगा। और इसमें वो साथ साथ ये भी कह रहा है बिल्डर्स या डेवलपर के ज़रिए DNFBP के साथ रजिस्टर्ड हो, यानी कि वो उसका रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। मुख्तसर इसको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा आपको कि ऐसी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर भी सेक्शन 7 लागू नहीं होगा
जो प्रॉपर्टी मलकियत जो है प्रॉपर्टी की वो लोकल अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर्स या डेवलपर्स के ज़रिए DNFBP से रजिस्टर्ड होगी। तो हम ऐसी ट्रांसफ़र के लिए इनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो DNFBP की तरफ से जारी होगा। वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा जिसके ऊपर मेंशन होता है कि इस प्रॉपर्टी को वो कब सेल कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के, वो उनको देना पड़ेगा। DNFB से रजिस्टर्ड ना होने वाले जो बाकी तमाम अफराद हैं, यानी आगे फर्दर जो कह रहा है इसके अलावा जो, यानी कि बेशक वो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो भी हैं, अगर वो DNFBP से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सर्कुलर नंबर 1 में फॉल करते हैं, वो सेक्शन 70 का टैक्स देंगे और फॉर्म AB अटैच करके देंगे, यानी कि जो भी उनकी वो क्राइटेरिया है, अगर फॉर्म A उनका अटैच करना बनता है तो करेंगे, नहीं तो वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है। फिर आगे फर्दर वो कहता है जी कि इसमें जो हमारा 4 है ना, आगे तो है उनके अपना एक क्लोज उन्होंने किया सर्कुलर को कि अदर कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर शैल रिमेन सेम अनलेस, यानी कि फर्दर जो तब्दीली तक जो है ना इस सर्कुलर के जो है ना वो यही माना तस्वर किया जाएगा, इसके जो कह दिया वो फिलहाल यही है हतमी, अगर मज़ीद तब्दीली कोई नहीं आती तो। फिर उसके बाद 6 नंबर पर 7 आगे कहता है मज़ीद तब्दीली तक ये वजाहती सर्कुलर एक महसूस वक्त के लिए वैलिड होगा। वो मखसूस वक्त क्या होगा? वो मखसूस वक्त वो होगा जब तक अगला कोई सर्कुलर इसकी सेक्शन 7 की मद में नहीं आता। फिर वो कहता है 7 नंबर पे इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस सर्कुलर एंड लेटर ऑफ द लॉ, कि वो जो है ना कहते हैं कि मज़ीद किसी भी किस्म की कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए सर्कुलर जो है मुंदरजा झैल को अरसाल किया जाता है, वो सारा उसने नीचे मेंशन कर दिया। अब इसमें जो हमारे पास सामने जो है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी छूट जो है वो कहाँ कहाँ तक है, किस किस चीज़ पे है और किन किन को है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं इस भी पूरे सर्कुलर में कहीं ऐसा लगा कि पूरे पंजाब को इस टैक्स से छूट है या पूरे लाहौर को छूट है। ये सिर्फ एक कैटेगरी को दी गई छूट, यानी कि जो अपराध रिट पिटिशन में गए उनको फिलहाल इस्तिस्ना मिला। फिर उसके बाद जो है उनके लिए जो है आपका जो वो आर्म फोर्सेस के हैं उनको मिला, फिर गैर हायशी अफराद को मिला, और चौथा जो है वो आप समझ लीजिए ज़मीन को मिला अगर उसकी कैटेगरी पे नहीं आप पूरा उतरते तो। फिर उसके बाद जो है आगे जो था फॉर्म B जो आपसे जिक्र हो रहा था वो इसी सर्कुलर की लास्ट पे एक मेंशन है, ये फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन रेसिडेंसी और बाय नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी, सेक्शन 7E रीड विद सेक्शन 236C2A, यानी कि जो है ट्रेस जो ये है ये टू द कंसर्न ट्रांसफरिंग रजिस्टरिंग टेस्टिंग अथॉरिटी नेम, ये उनको सबमिट होगा, इनका कमिश्नर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे पर्टिकुलर्स वगैरह इसको फिल करके वो सबमिट करवाएगा, उसी तरह जैसे आपको पहले बताया था कि इसके साथ जो है उनका नई कॉपी या CNA की कॉपी लगेगी, और उसके बाद जो है आपका जो है 183 दिन से कम का उसका स्टे हो, इससे ज़्यादा का ना हो, और वो टैक्स ईयर 2022 या 23 में फॉल करता हो। एक बड़ा कन्फ्लिक्टेड सा एक सर्कुलर था। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी कुछ मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ा पेचीदा सा जो है ना सर्कुलर था, तो इसलिए जो है इसको ज़रा बनाने में थोड़ा टाइम लगा वीडियो को, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी बेशी रह ही जाती है, इंसान सारी उम्र सीखता ही है। अगर आपको लगे कोई ऐसा इसमें कमी है या मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।